नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। देहरादून से खबरों की शुरुआत करेंगे। पंचायत चुनाव का चूंकि ऐलान हो चुका है, देहरादून से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां पर उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की घोषणा हुई है। 24 और 28 जुलाई को उत्तराखंड में मतदान होना है। 2 चरणों में उत्तराखंड में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। वहीं 31 जुलाई को पंचायत चुनाव के नतीजे आएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। तो खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 24 और 28 जुलाई को उत्तराखंड में मतदान होना है। 2 चरणों में उत्तराखंड में चुनाव होने हैं। 31 जुलाई को पंचायत चुनाव के नतीजे आएंगे। तो देहरादून उत्तराखंड से आपको खबर बता रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर के ऐलान चूंकि हो चुका है और अब घोषणा होने वाली है। 2 चरणों में उत्तराखंड में पंचायत चुनाव होंगे और चूंकि घोषणा हो चुकी है और 31 जुलाई को नतीजे भी आएंगे। शिव नारायण इसी खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। शिव नारायण, जिस तरह से देखा जा रहा है लंबा इंतजार था चुनाव को लेकर के, पंचायत चुनाव को लेकर के, अब चूंकि घोषणा भी हो चुकी है, तारीखों का भी ऐलान हो चुका है कि और ये भी फाइनल हो गया है कि 31 जुलाई वो तारीख होगी जब ये नतीजे आएंगे। तो व्यवस्थाओं को लेकर क्या तैयारियां हैं और बहुत सारी जो इंतजामात होते हैं चुनाव से पहले, क्या देखे जा रहे हैं और किस तरह से किए जा रहे हैं? मैम, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से उत्तराखंड में पंचायती चुनाव को लेकर के एक हलचल की हुई थी, कई बार अधिसूचना जारी भी हुई थी। जो हाई कोर्ट का जो कौन सी नदी है बीच में, जो हाई कोर्ट का मामला था उसको कौन सी नदी है रोक लगाई गई। उसके बाद में भी आज एक अधिसूचना जारी हुई है जिसमें जो पंचायत चुनाव की जो घोषणा की गई है, जिसमें 2 चरणों में चुनाव होने हैं और ये 30 तारीख को इसकी अधिसूचना जो जिले के जो निर्वाचन अधिकारी हैं वो इसकी घोषणा जारी कर देंगे। और इसके साथ 2 चरणों में 24 जुलाई को और जो दूसरा चरण है वो 28 जुलाई को यहाँ पे पंचायत चुनाव कराए जाएंगे और 31 जुलाई को इसका मतगणना होगी। और इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से यहाँ पे जो बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस विपक्ष में है, तो आपस में कई बार चुनाव लेकर के आमने सामने भी हुए, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लगे हैं। इसी को लेकर के अब ये एक कहीं ना कहीं इसको समाप्ति की तरफ देखा जा रहा है और चुनाव की जो घोषणा हुई है इसमें चुनाव करा दिए जाएंगे। जी बिल्कुल शिव नारायण, और इसी के साथ ही कई वो बातें भी अभी तक देखा गया था कि पक्ष हो या विपक्ष, दोनों में आपस में वार पलटवार भी देखा गया था। बीच में कोर्ट भी आ गया था, चूंकि कोर्ट ने भी आदेश जारी कर दिया था कि जब तक के जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो उसका जवाब नहीं आ जाता तब तक के अंतरिम रोक लगेगी। अब चूंकि घोषणा भी कर दी गई है, इसके बाद की जो प्रक्रिया है वो क्या देखी जा रही है? देखिए, ये वाद प्रक्रिया जो मैं देख सामने निकल के आई है, दोनों पार्टियों ने अपने अपने जो उनके नेता हैं उन्होंने बयान दिए हैं और उन्होंने कहा है कि ये चुनाव जो बीजेपी का कहना है कि ये चुनाव को रुकावट के लिए कांग्रेस ने किया और कांग्रेस का कहना था कि हम तो पहले से ही तैयार थे और बीजेपी कहीं ना कहीं इनको चुनाव को टालने के लिए काम कर रही थी। जिस तरीके से नगर निगम के पहले चुनाव कई बार टले थे, उसको भी लेकर के कांग्रेस ने यही आरोप लगाया कि पहले की तरह इस बार भी पंचायत चुनाव को भी टालने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल शिव नारायण, और इसी के साथ ही उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है और अब पंचायत चुनाव को लेकर के तैयारियां भी धरातल पर देखी जा रही हैं। वोटर्स की बात कर लें शिव नारायण, मतदाताओं की बात कर लें, क्योंकि मतदाता ही जनता जनार्दन होता है, वो वही चुनता है सब कुछ। तो ऐसे में अगर जनता की बात कर ले तो क्या रुझान देखने को मिल रहा है लोगों के बीच अगर आप जाते हैं? देखिए, जिस तरीके से प्रशासक बैठाए गए थे, प्रशासकों को लेकर के जो काम रुके हुए थे जनता के, उसको लेकर के काफी आक्रोश देखा गया था। लेकिन जनता को कहीं ना कहीं एक राहत
मिलती नजर आ रही है। वहीं बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पे मानसून चल रहा है उसी को लेकर के कई प्रतिक्रिया ये भी सुनने में आई है कि जिस तरीके से मानसून चल रहा है तो जो पड़ोसी जिले हैं उनमें कहीं ना कहीं एक कठिनाई वाला भरा कार्य है। जिस तरीके से फ्लड होता है या लैंडस्लाइड होती है या आपका किस तरीके की समस्याएं सामने आती हैं, उसको देखते हुए भी लेकिन अधिसूचना जारी हो गया। देखने वाली बात यह होगी किस तरीके से उसका सामना किया जाता है। जी बिल्कुल शिव नारायण, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये जानकारी भी दे रहे हैं दर्शकों को कि चुनाव की घोषणा हो चुकी है उत्तराखंड में, जो कि पंचायत के त्रिस्तरीय चुनाव है और घोषणा हो चुकी है। 31 जुलाई को नतीजे भी आएंगे। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए शिव नारायण। 24 और 28 जुलाई को उत्तराखंड में मतदान होना है और 31 को नतीजे आने हैं। तो 31 जुलाई को आएंगे पंचायत चुनाव के नतीजे। महाराजगंज से आ रही है खबर, जो कि एसडीएम से तकरार आप देख ही रहे हैं महाराजगंज में, और यही तस्वीर महाराजगंज में देखी जा रही है, जो कि नौतनवा में समाजसेवी की एसडीएम से तीखी बहस हुई। एसडीएम अपने घर के बोल करके भड़के और राजा राम जायसवाल ने नवीन परती भूमि पर निर्माण को लेकर विवाद हुआ। गौशाला बताकर हो रहा था बाउंड्री वॉल का निर्माण। एसडीएम और सीओ ने मौके पर रुकवाया कार्य। समाजसेवी की अभद्रता का वीडियो वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है वीडियो और क्षेत्र में प्रशासन और जनता के बीच तनावपूर्ण माहौल चूंकि देखा जा रहा है। एक समाजसेवी और अब प्रशासनिक अमले ने दखलंदाजी की और कार्य को रुकवाया है। तो क्षेत्र में प्रशासन और जनता के बीच तनावपूर्ण माहौल, ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं आपको। महाराजगंज से नौतनवा में समाजसेवी की एसडीएम से तीखी नोकझोंक हुई है। एसडीएम होंगे अपने घर के, बोलकर भड़के राजाराम। ब्रिजेश इसी खबर पर हमारे साथ है। ब्रिजेश, जिस तरह से देखा जा रहा है कि गौशाला बता करके बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जा रहा था और समाजसेवी की ओर से कराया जा रहा था, और जब कार्रवाई की जा रही थी प्रशासनिक तौर पर तो उनकी तरफ से क्या टिप्पणी, विशेष टिप्पणी भी की गई। लगता है संपर्क टूट चुका है या फिर से करने की कोशिश करेंगे। क्षेत्र में प्रशासन और जनता के बीच तनावपूर्ण माहौल है। ब्रिजेश से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। चूंकि ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, नौतनवा में समाजसेवी की एसडीएम से तीखी नोकझोंक हो गई है और चूंकि एसडीएम होंगे अपने घर के, ऐसा बोला है राजा राम जायसवाल, चूंकि समाजसेवी बताए जाते हैं। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, नवीन परती भूमि पर निर्माण को लेकर के ये विवाद हुआ और ये जो जमीन थी गौशाला बनाना था। ब्रिजेश गुप्ता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, जानकारी क्या है? बाउंड्री वॉल गौशाला बनाने की बात कही गई समाजसेवी की ओर से और समाजसेवी ने गौशाला बनाने के बजाय बाउंड्री वॉल बनवा दिया। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यह पूरा मामला नौतनवा थाना क्षेत्र का है, जहां जो है गौशाला की जमीन कोई एक पक्ष बताता है और उस पे जो है बाउंड्री वॉल चलवा देता है। इसी की सूचना जो है एसडीएम नौतनवा को मिला था और वो मौके पर जांच करने के लिए गए थे। हालांकि वहां जो समाजसेवी है, सेवियों ने जो है वो एसडीएम से बहस करने लगे। बहस इतनी तीखी हो गई कि वहाँ बीच बचाव के लिए जो सीओ नौतनवा है उनको मौके पर पहुंचकर बीच बचाव किया गया। जी ब्रजेश, जिस तरह से देखा भी जा रहा है कि गौशाला का नाम लिया कि गौशाला बनवाएंगे, समाजसेवी हैं तो समाज सेवा की बात कही, लेकिन इसकी आड़ में बाउंड्री वॉल बनवाने का क्या कारण, क्या वजह है? जो जमीन थी वो सरकारी जमीन है, उस पर गौशाला बनने का जो है उस पर बात, लेकिन जो है वहाँ पे जो समाज सेवी है उनके जो है
जो है वो गौशाला बाउंड्री वाल करवाया गया। उसको लेके कहीं ना कहीं जो एसडीएम थे, एसडीएम को सूचना मिली, एसडीएम मौके पर पहुंचे और उसके बाद जो है जो समाज सेवी है वो जो है हाथ ताक करने लगे। हालांकि जो है इस बात की सूचना एसडीएम ने सीओ नौतनवा को दी और नौतनवा सीओ और जो थानाध्यक्ष है वो मौके पर पहुंचे और बीच बचाव करने लगे। जी बिल्कुल ब्रजेश, और ये देखा भी जा रहा है कि अब चूंकि कार्रवाई की बात कर ले तो कार्रवाई भी प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और कार्य को रुकवाया है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए ब्रजेश। और समाज सेवी की अभद्रता का वीडियो चूंकि सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। और बात करेंगे रिश्ता कलंकित दुष्कर्म और हत्या। और 9 से आपको एक खबर बता देते हैं, 6 साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या। ये बड़ी वारदात, शव नहर में मिला, परिजनों में कोहराम मचा। पुलिस ने आरोपी चचेरे भाई को एनकाउंटर में गिरफ्तार भी किया है। आरोपी ने जुर्म कबूला और अपना जुर्म बच्ची की बात फैलने का डर था। आरोपी बच्ची किसान परिवार की थी और पानी लेने गई थी। फॉरेंसिक टीम डॉग स्क्वाड ने जांच में सहयोग किया और एसपी दीपक भूकर ने मामले की जांच खुद संभाली। फास्ट ट्रैक कोर्ट में देखा जा रहा है जल्दी सख्त सजा की प्रक्रिया भी पूरी होगी। तो 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी, साथ ही साथ हत्या को अंजाम दिया गया। उन्नाव से एक खबर, एसपी दीपक भूकर ने मामले की जांच खुद संभाली और त्वरित एक्शन लिया। बच्ची किसान परिवार से है और उस दौरान पानी लेने गई थी जब ये घटना हुई। फॉरेंसिक टीम डॉग स्क्वाड ने जांच किया और पूरा सहयोग दिया और जांच के दौरान आरोपी को पकड़ा गया और आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूला है। फास्ट ट्रैक जल्दी इस पर सजा का ऐलान भी करेगी। उन्नाव से एक खबर बता रहे हैं, 6 साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या, ये जघन्य अपराध। शव नहर में मिला था, परिजनों में कोहराम मचा। 8 बजे सूचना मिली कि थाना औरास के मैनीखेड़ा गांव के एक भीखी खेड़ा मजरे में 6 साल की बच्ची कल रात से मिसिंग हो गई है। जिस सूचना पर थाना औरास पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत करते हुए तत्काल इसमें टीमें बना करके सर्च ऑपरेशन किया गया। दिन में लगभग 3 बजे बच्ची का शव मैनीखेड़ा के माइनर के पुलिया के पास बरामद हुआ, जिसको कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई नियमानुसार करते हुए कराई जा रही है। इसी बीच उसके हत्या की आशंका लोगों ने जाहिर की, जिसमें जांच पड़ताल करते हुए उसके बाबा के द्वारा यह बताया गया कि गांव का ही उसका एक चचेरा भाई, जिसके पास वह अक्सर वीडियो देखने जाती थी मोबाइल में, उसका नाम रविशंकर उर्फ रावेंद्र है, जो कि गायब चल रहा है, जिसकी तलाश की गई। तलाश में पता चला कि यह अभी एक मैनीखेड़ा के माइनर के झाल के पास छुपा हुआ बैठा है। जिस सूचना पर पुलिस पार्टी उसको गिरफ्तार करने वहां पर पहुंचती है और उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया जाता है, जिसमें जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ में वह गिरफ्तार होता है। और वहीं पुराने वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। दिल्ली से खबर बता रहे हैं आपको, 1 जुलाई से 1 करोड़ गाड़ियों को नहीं मिलेगा तेल। दिल्ली में 1 करोड़ गाड़ियों को नहीं मिलेगा तेल। 10 साल पुरानी गाड़ियों को डीजल को नहीं मिलेगा तेल। 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को नहीं मिलेगा तेल। सभी पेट्रोल पंप पर दिल्ली पुलिस की टीम तैनात रहेगी और पेट्रोल पंप पर पुराने वाहन के लगे हाईटेक कैमरे। 10 साल डीजल पुरानी गाड़ियों को अब एंट्री नहीं दी जाएगी। गाड़ियां चूंकि पुरानी हैं, 10 साल का एवरेज हो चुका है, उन्हें अब पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। तो सभी पेट्रोल पंप पर दिल्ली पुलिस की टीम तैयार रहेगी। पेट्रोल पंप पर पुराने वाहन के हाईटेक कैमरे लगे हैं। 10 साल डीजल पुरानी गाड़ियों को अब एंट्री नहीं दी जाएगी।
दिल्ली से खबर बता रहे हैं 1 जुलाई से 1 करोड़ गाड़ियों को नहीं मिलेगा तेल। और इसी बीच रुद्रप्रयाग से आपको बता देते हैं खबर, जहां पर घोलतीर बस हादसे में तीसरे दिन भी रेस्क्यू जारी है। अलकनंदा नदी से युवती का शव बरामद हुआ है। मृतक की पहचान 19 वर्षीय मौली सोनी के रूप में हुई है। गुजरात की रहने वाली थी। बस हादसे की लापता और 26 जून को बद्रीनाथ हाईवे पर मिनी बस खाई में गिरी थी। अब तक की कई शव बरामद हो चुके हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस तलाशी कर रही है। रेस्क्यू टीमों ने श्रीनगर तक अभियान भी बढ़ाया है। अलकनंदा नदी से युवती का शव बरामद हुआ है और मृतका की पहचान 19 वर्षीय मौली सोनी के रूप में हुई है। तो 26 जून को घटना हुई थी और अब तक कई शव बरामद हो चुके हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस तलाशी कर रही है। राजेश वर्मा इसी खबर पर है। राजेश, जिस तरह से देखा जा रहा है कि 26 जून को जो बद्रीनाथ हाईवे पर मिनी बस खाई में गिरी थी, रेस्क्यू टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू कर रही हैं। अब चूंकि एक शव भी महिला का बरामद हुआ है, पूरी जानकारी क्या है? तो रुद्रप्रयाग से आपको एक खबर बता रहे हैं। घोलतीर बस हादसे में तीसरे दिन भी रेस्क्यू अभियान जारी है और अलकनंदा नदी से युवती का शव बरामद किया गया है। बाराबंकी में करोड़ों की ठगी कर भागी ल्यूस कंपनी की एजेंट ने प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली। एजेंट स्वामी दयाल मिश्रा 55 वर्ष ने शनिवार सुबह घर के बाहर आम के पेड़ से फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली है और मृतक के परिजनों का आरोप है कि ठगी के मास्टरमाइंड अब तक फरार चल रहे हैं। पुलिस पर ठगों को संरक्षण देने का भी आरोप है। ल्यूस कंपनी के एजेंटों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे
तंग आकर आज स्वामी दयाल ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। स्वामी दयाल के 2 पुत्र हैं जो लखनऊ में किराए के मकान में रहते हैं और मजदूरी करते हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और घटना की जानकारी होते ही पोस्टमार्टम हाउस के बाहर एजेंटों की भारी भीड़ भी जमा हो गई। सफदरगंज थाना क्षेत्र के केवलापुर मजरे भवानीपुर का मामला है। पिताजी यहाँ पे क्या हुआ था पूरा मामला? ये 2014 से क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम कर रहे थे। तो 26 नवंबर 2024 को संस्था स्कैम कर गई। जो इसके मेन आला अधिकारी थे वो संस्था जब भगी तो वो निकल गए यहाँ से। फिर पुलिस जब आई तो छोटे छोटे एजेंटों को सिर्फ परेशान करना चालू किया और उसी में मेरे पिताजी को जेल लेके चली गई। पिताजी मेरे थोड़ा स्वाभिमानी आदमी थे। फिर उसके बाद वहाँ से जब आए तो पुलिस ने इतनी धाराएं लगा रखी थी कि केसी मुकदमा के चक्कर में वो आए दिन इतना प्रताड़ित रहते थे कि उन्होंने खूब बहुत परेशान होकर फिर आज सुबह करीब वही 4-5 बजे अपने जीवन की लीला समाप्त की। क्या फांसी लगा लिया था? जी भैया। स्वामी दयाल मिश्रा जी उम्र में बड़े थे। क्या लगता है क्या कारण रहे होंगे इसके पीछे? कारण यही है जो स्वामी दयाल मिश्रा जी ने किया है। अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो आने वाले आपको पीछे जितने भी लोग खड़े दिख रहे हैं सब बेचारे ऐसे ही घुट घुट के मर जाएंगे, क्योंकि इतना जनता परेशान कर रही है। क्योंकि सबको ये लगता है कि एजेंट दोषी है। और जो हमारे महामूर्ख जो सीनियर थे उत्तम सिंह राजपूत, उनकी पत्नी माया, उनके भाई मनोज राजपूत जो है एडवोकेट हैं और कैशियर थे बाराबंकी में, पूरा पैसे का करोड़ों का लेन देन ये करते थे। ये फरार हैं और पूरा संरक्षण इनको प्रशासन दे रहा है। और राहुल त्रिपाठी इसी खबर पर है। राहुल, जिस तरह से देखा जा रहा है एक बड़ी कंपनी पर आरोप लग रहा है और एजेंट भी प्रताड़ना से तंग आकर के अपनी आत्महत्या भी देखा जा रहा है कर रहे हैं और कई जो एजेंट है वो विरोध भी जता रहे हैं। एक एजेंट ने आम के पेड़ में फांसी लगा ली है। मामला क्या है और ल्यूस कंपनी का इस पर क्या कहना है? देखिए ना, ये एलयूसीसी कंपनी द्वारा एक बहुत बड़ा घोटाला है जो पिछले महीनों चर्चा में रहा है। काफी करीब 500 करोड़ रुपए का पब्लिक से इन्वेस्टमेंट करा करके और कंपनी के जो मुखिया थे वो सब भाग गए, कोई सऊदी अरब में है, कोई अन्य जगह पर है। जो एजेंटों का आरोप था वो ये था कि जितने भी एजेंट हैं जनपद बाराबंकी में लगभग 15,000 के आसपास एजेंट बताए जाते हैं। इतनी बड़ी संख्या में एजेंट थे जो पैसा जुटा करके कंपनी में जमा करते थे। तो कंपनी के जो डायरेक्टर थे वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहे। इसका आरोप यह है कि हम लोगों को लगातार नहीं जा रहा, मुकदमे दर्ज कराया जिन्होंने हत्या की है। स्वामी दयाल 55 वर्षीय स्वामी, इनकी उम्र थी। ये अभी 2 महीना जेल में भी रहे, इनके ऊपर मुकदमा लगा दिया गया था। इसके बाद अप्रैल इनकी पेशी थी, कल पेशी से इनके 2 लड़के वो लखनऊ में मजदूरी करते हैं, किराए पर रहते। तो आज सवेरे करीब 3-4 बजे की घटना बताई जा रही है कि उन्होंने घर के सामने बाग में जाकर के आत्महत्या कर ली। बच्चे पहुंचे, उनको जानकारी हुई तो इनके बेटों ने भी ये बात बताई कि हम लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, फिर भी हमारे ऊपर गबन का आरोप और दुनिया भर के आरोप लगाए गए और अंत में पिताजी को मजबूर होकर के जान देनी पड़ गई। वहां पर जब से ये मामला हुआ तब से सैकड़ों एजेंट इकट्ठा हो गए पोस्टमार्टम हाउस के बाहर और यही स्थिति बनी रही। कई एजेंट से जब हम लोग वहां पहुंचे बात कर रहे थे तो उनका यही कहना था कि आज ये पहला व्यक्ति ने जान दिया है और यही आने वाले समय में और भी एजेंटों के साथ होने वाला है। क्योंकि उन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया पुलिस कार्यशैली पर कि जब भागे हुए व्यक्ति की प्रॉपर्टी की जानकारी है कहां पर है, हम लोगों ने बताने का भी प्रयास किया गया लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। हम ये बताना चाहते हैं कि लखनऊ में उनकी प्रॉपर्टी है, बाराबंकी में उनकी प्रॉपर्टी कहाँ है, तो उसको कुर्क करके लोगों का पैसा दिया जा सकता है। लेकिन प्रशासन बजाय उन पर कार्रवाई करने से हमें ही हम पर ही दबाव दे रहा है और हमारे ऊपर कार्रवाई कर रहा है। वरना बहुत शुक्रिया राहुल पूरी जानकारी साझा करने के लिए। सहारनपुर के शिवालय के क्षेत्र में भारी बारिश के कारण बरसाती नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। गंगाराव
गांग राव नदी में तेज बहाव देखा गया, जिससे स्पोर्ट्स कॉलेज के पास सुरक्षा दीवार ओवरफ्लो हो गई और इसी के साथ ही दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर पानी भी भर गया। इससे आवागमन बाधित हो गया। नदी का पानी आसपास के कई गांव में घुस गया, जिससे ग्रामीणों के घरों में बाढ़ आ गई और लोग घर छोड़कर बाहर निकलने को मजबूर हो गए। सुरक्षा दीवार नाकाफी साबित होने से क्षेत्र में चिंता बढ़ गई है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जरूरी कार्रवाई भी कर रही है। आज यहाँ पे पानी का तेज पहले से भी ज़्यादा पानी आया। आज गाँव असगरपुर में बाढ़ जैसे हालात हो गए, फसलों का नुकसान हो गया, जो घर में है पानी घुसा है, किसी के गरीब आदमी का सब कुछ खत्म हो गया। अब लोग रोड पे निकल गए थे, जब तिलकत से खत्म हो गया मामला। पानी इतना था कि अब तक इतना पानी नहीं था। अब आप क्या चाहते हो? अभी मैं चाहते हैं कि जो वहाँ पे रफ्ता बना था उसको हटाकर वहाँ पुल बना दिया जाए। और यहाँ जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ भी एक पुलिया की जरूरत है। ये जो लगा रखा है ना, इससे कोई काम चलने वाला नहीं। इसकी वजह से गाँव में पानी घुसा है। तो आज फिर सुबह सुबह पानी चढ़ रहा है यहाँ सारा। पिछली बार की इस तरह चढ़ गया, इसका कोई समाधान नहीं हो रहा। सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारे गाँव में इस तरह तो डूब जाएंगे सारे गाँव में आसपास के। दोबारा पानी चढ़ गया आज तक। ये कौन सा गांव है? ये असगरपुर है। अब आप क्या चाहते हो? हम तो ये चाहते हैं कि इसकी पानी की व्यवस्था हो, कुछ हमारे गाँव का समाधान हो। यानी बार बार पानी बढ़ रहा, रात तो बैठ रहे लोग अपने कांच में बिस्तरा लेगा पानी की वजह से। यहाँ बरसाती नदी में एक रपटा बना, उसकी समस्या से बीच में पानी इस कदर आ गया कि 4 गाँवों में बहुत बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा बुरा स्थिति पैदा हुई। कौन से गाँव? जिन किसानों ने अपनी फसल लगा रखी, छोटी मोटी सब्जी आम वगैरह सब बिल्कुल बर्बाद, कुछ नहीं बचा। और वो जब तक रपटा नहीं हटता नदी के बीचों बीच से, जब तक इस समस्या का कोई हल नहीं है। पहले भी पानी आ चुका, आप सबको पता है। और आज स्थिति जो है, रास्ते का कटान बिल्कुल हो गया, गाड़ी नहीं गुजर सकती गाँव की तरफ। देख लो आप। ये कौन सा गांव है? ये गांव है असगरपुर, इससे आगे तहारपुर। शेख परवेज इसी खबर पर परवेश, क्या देखा जा रहा है शिवालिक क्षेत्र में बरसाती नदियों का जिस तरह से उफान चल रहा है, जो आसपास सटे हुए गांव हैं उनको भारी भरकम जो समस्या है वो देखी जा रही है, लेकिन जो भुगतान करना पड़ रहा है वो ग्रामीणों को करना पड़ रहा है, उन्हें परेशानी झेलनी पड़ रही है। लेकिन अगर प्रशासनिक तैयारियों की बात करें, क्या देखी जा रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जनपद सहारनपुर शिवालिक तलहटियों से जो है सटा हुआ जिला है और यहाँ की जो बेहद तहसील है उसमें बरसाती नदियों का एक जाल बिछा हुआ है। और बरसात के मौसम में शिवालिक पहाड़ियों पर होने वाली बारिश के बाद बरसाती नदियां उफान पर आ जाती हैं। तहसील बेहट के गांव जाटोवाला के पास जो है स्पोर्ट कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है। स्पोर्ट कॉलेज के बगल से गंगराव नदी निकलती है, जिसको जो है दोनों ओर जो है सुरक्षा दीवार बनाई गई है। लेकिन बरसात के मौसम में इससे पहले भी जो है वहां काफी मात्रा में पानी आया और बिल्कुल शेख, और देखा जा रहा है कि जल स्तर काफी हद तक बढ़ चुका है और इसी के साथ ही साथ ग्रामीण परेशान है। व्यवस्थाओं की बात करें तो ग्रामीणों को क्या कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है या किया गया है? जी बिल्कुल, नदी का पानी गांव में घुसने के बाद जो है ग्रामीण अपना सुरक्षित स्थानों की तरफ जो है कूच कर रहे हैं। वहीं जो है प्रशासन सूचना मिलने के बाद एसडीएम बेट मानवेंद्र सिंह, तहसीलदार बेट पुष्पांकर देव, इंस्पेक्टर मिर्जापुर जो है अजय कुमार और बेहट विधायक उमर अली खान तथा बीजेपी के नेता और ब्लॉक प्रमुख विश्वास चौधरी जो है बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहुंचे और जो है लोगों के नुकसान का जायजा लिया और साथ ही साथ लोगों से अपील की कि जो जिन नदियों में बाढ़ आने का खतरा है उनके किनारों पर जाने से बचें ताकि जो है कोई जनहानि ना हो। इसके अलावा जो है स्थानीय प्रशासन द्वारा बेहट तहसील क्षेत्र में 11 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं, जिनमें लेखपाल, पशु चिकित्सा अधिकारी, निर्माण विभाग के और अभियंता और एएनएम की तैनाती की गई है ताकि जो है अगर कोई स्थिति बनती है तो उससे निपटा जा सके। जी बिल्कुल शेख, पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सहारनपुर से शिवालिक क्षेत्र में बरसाती नदियों का उफान और लोगों को अब चूंकि परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासनिक जो अमला है पूरी तरह से तैनात भी नजर आ रहा है और सेवाएं भी, इंतजाम भी कर रहा है। बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।